हेलो फ्रेंड्स, बीकानेर के राठौड़ राजवंश में आज हम अगला शासक महाराजा राय सिंह राठौड़ पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले 3 वीडियो और आ चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे महाराजा राय सिंह राठौड़। राव कल्याणमल के बाद महाराजा राय सिंह राठौड़ शासक बनते हैं। महाराजा राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी तक रहा। इनकी उपाधियां, इन्होंने महाराजा और महाराजाधिराज की उपाधि स्वयं धारण की। दोस्तों, इनको ये दोनों उपाधियां किसी ने नहीं दी थी, ये उपाधि इन्होंने स्वयं धारण की थी। आपको पता हो तो इसके पहले के जितने भी शासक हैं वो सब अपने नाम के आगे राव लगाया करते थे। राव बीका, राव लूणकरण, राव जेतसी, राव कल्याणमल। लेकिन जैसे ही राय सिंह का शासनकाल आएगा ये महाराजा की उपाधि धारण करेगा। अब इसके नाम के आगे यहां से क्या लगेगा? महाराजा राय सिंह। इन्हें राजपुताने का कर्ण भी कहा गया है। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा है। दोस्तों, राय सिंह राजपुताने का कर्ण है और लूणकरण कलयुग का कर्ण है। इनको राजपुताने का कर्ण इसलिए कहा है क्योंकि इनके शासनकाल में बीकानेर में अकाल पड़ता है और राय सिंह उस समय जनता की बहुत मदद करते हैं, जगह जगह सदाव्रत खोलते हैं और चारे पानी की व्यवस्था करते हैं। दोस्तों, ये जरूर याद रखना कि इन्हें राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। नेक्स्ट, 1570 में नागौर दरबार लगा था और नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ के साथ भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अधीनता स्वीकार करने के साथ ही अपने दोनों पुत्रों को अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया था। दोस्तों, यहीं से ही राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों आगरा चले जाएंगे और अकबर की सेवा में रहेंगे। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इन्होंने राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। इन्होंने जो मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा उसमें थे अकबर और जहांगीर। दोस्तों, अकबर जो था उसने इनको 4000 का मनसबदार बनाया था और जहांगीर ने इनको 5000 का मनसबदार बनाया था। दोस्तों, मुगल काल में मनसबदारी की एक प्रथा होती थी, तो ये जो इनके पद हुआ करते थे उससे रिलेटेड हुआ करती थी और इसमें अकबर ने इन्हें 4000 का मनसबदार बनाया था। बाद में जहांगीर के काल में राय सिंह का मनसब बढ़कर कितना हो गया था? 5000 का। दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अकबर ने राव चंद्रसेन के समय राय सिंह को सन 1572 में जोधपुर का प्रशासक या सूबेदार नियुक्त किया था। दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अकबर ने जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त करा था। तो अकबर ने जोधपुर का प्रशासक राय सिंह को सन 1572 में नियुक्त किया था। क्वेश्चन प्रशासक से भी आ सकता है, सूबेदार से भी आ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन किलेदार से भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि किसे बनाया था? राय सिंह को। 25 सितंबर 1574 को राव कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के बाद अगला शासक यहां पर राय सिंह बनता है। 1574 में महाराजा राय सिंह बीकानेर के शासक बने। अकबर के अभियानों में राय सिंह। दोस्तों, अकबर ने भारत के बहुत से भागों को जीता था और इनके सेनापति या इनका साथ इसमें राय सिंह ने दिया था। तो हम वो अभियान देखते हैं कि अकबर के किन किन अभियानों में महाराजा राय सिंह ने साथ दिया। पहला, गुजरात अभियान। 1573 में अकबर ने महाराजा राय सिंह को मिर्जा बंधुओं के खिलाफ गुजरात अभियान पर भेजा था। दोस्तों, गुजरात अभियान पर इन्होंने महाराजा राय सिंह को भेजा था। और आपको एक बात और याद रखनी है कि जो मिर्जा अजीज कोका है वो अकबर का सेनापति था और सबसे ज्यादा उसको अकबर के मुगल दरबार में मनसब प्राप्त था। और इतना ही मनसब किसको प्राप्त था? महाराजा मान सिंह को। तो मान सिंह को और मिर्जा अजीज कोका दोनों 7000 के मनसबदार थे और मिर्जा अजीज कोका को वहां का क्या बना रखा था उसने? गवर्नर गुजरात का। और 1573 में अकबर महाराजा राय सिंह को मिर्जा बंधुओं के खिलाफ गुजरात अभियान पर भेजते हैं। इसके बाद अगला अभियान है सिवाना पर आक्रमण। दोस्तों, 1574 में राव चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर ने राय सिंह को भेजा था। होता क्या है दोस्तों, 1570 में नागौर दरबार में चंद्रसेन आते तो हैं
लेकिन वो इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते अकबर की और वो वहां से चले जाते हैं। तो अकबर को उनसे अप्रसन्न रहता है और उनके खिलाफ एक अभियान भेजता है 1574 में किसके नेतृत्व में? राय सिंह के नेतृत्व में। कहां पर? सिवाना। सिवाना कहां पर है दोस्तों? बाड़मेर में। और इसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ की शरण स्थली, आपको याद रखना है। इसके बाद सिरोही के देवड़ा सुल्तान पर आक्रमण। 1575 में अकबर राय सिंह को सिरोही के देवड़ा सुल्तान पर आक्रमण के लिए भेजता है। दोस्तों ये सिरोही का देवड़ा शासक था जो अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। तो इसके विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजता है? ये राय सिंह को। आगे चलकर इसके देवड़ा के और मुगलों के बीच में 1583 में दत्तानी का युद्ध भी होता है जिसमें अकबर इनके विद्रोह को दबा देता है। दोस्तों अकबर के अभियानों में अगला अभियान आता है जिसमें राय सिंह ने मदद की थी, दक्षिण अभियान। अकबर ने महाराजा राय सिंह को दक्षिण के अभियान पर भेजा था, जहां पर रास्ते में राय सिंह ने फोक के पौधे को देखकर कहा, दोस्तों ये फोक का पौधा रेगिस्तान में होता है। जब ये दक्षिण में राय सिंह को दिखा तो इसने कुछ कथन कहा। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कथन एक तो 10वीं एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, 10th बोर्ड की में, तो वहां से लिया गया भी कथन है ये, और ये कथन पूछा जा सकता है। तू स्वदेशी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने तो अकबर तेड़िया तू क्यों आयो रे फोक। यहां मतलब यह है कि मैं तो परदेसी हूं और तू स्वदेशी है, मुझे तो यहां अकबर ने भेजा है, तू यहां क्या लेने आया है। यह कथन राय सिंह फोक के पौधे को देखकर कहता है। अगला अभियान है काबुल अभियान। 1581 में राय सिंह को काबुल अभियान पर भेजा था। इसके बाद कांधार अभियान। दोस्तों अकबर कांधार को भी विजिट करता है और 1595 में राय सिंह को कांधार अभियान पर भेजता है। दोस्तों यहां पर अकबर द्वारा राय सिंह को विभिन्न अभियानों पर भेजा गया है। आपको ये सभी अभियान ध्यान रखने हैं कि कौन सा अभियान कहां भेजा गया था, ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य, राय सिंह अकबर के दरबार से उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाया था। दोस्तों उस्ता कला क्या होती है? उस्ता कला होती है ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना। ओके, तो सबसे पहले उस्ता कलाकारों को राजस्थान में कहां लाया गया था? बीकानेर में। और कौन लाया था? राय सिंह। और बीकानेर में उस्ता कला की शुरुआत राय सिंह के काल में ही मानी जाती है। दूसरी बात, राय सिंह के काल में ही बीकानेर चित्रशैली अस्तित्व में आई थी। दोस्तों बीकानेर चित्रशैली राय सिंह के काल में अस्तित्व में आई थी और जो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल है वो अनूप सिंह का काल है। महाराजा अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल है। इसके बाद राय सिंह की रचनाएं। दोस्तों राय सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है राय सिंह महोत्सव। राय सिंह खुद भी विद्वान था, उसने अपनी रचना लिखी है राय सिंह महोत्सव। इसके अलावा एक रचना और है बाल बोधिनी। दोस्तों ये जो बाल बोधिनी ग्रंथ है ये ज्योतिष रत्नमाला और ज्योतिष ग्रंथ थे उनके ऊपर क्या है, एक टीका है। टीका होती है टिप्पणी करना, तो उसके ऊपर इसने टिप्पणी लिखी है अपनी ज्योतिष रत्नमाला और ज्योतिष ग्रंथों पर। इसका नाम है दोस्तों बाल बोधिनी। तो राय सिंह रचित द्वारा दो ग्रंथ है, राय सिंह महोत्सव और बाल बोधिनी। इसके बाद दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग पढ़ते हैं क्योंकि जूनागढ़ दुर्ग को भी राय सिंह द्वारा ही बनवाया गया था। दोस्तों ये जूनागढ़ दुर्ग है तो इसका मतलब ये मत कर देना क्योंकि एक जूनागढ़ जगह गुजरात में भी है तो ये गुजरात में नहीं। दोस्तों ये बीकानेर वाला जूनागढ़ दुर्ग है क्योंकि बीकानेर दुर्ग का एक नाम जूनागढ़ दुर्ग भी है। दोस्तों इसी दुर्ग का एक उपनाम हमें जमीन का जेवर भी मिलता है। तो दोस्तों बीकानेर दुर्ग के तीन नाम हो गए, जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर दुर्ग और जमीन का जेवर। दोस्तों ये जूनागढ़ दुर्ग का चित्र है, आप देखिए ये जूनागढ़ दुर्ग है, काफी विशालकाय दुर्ग है और काफी प्रसिद्ध दुर्ग है। बीकानेर दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। राय सिंह ने 1589 से 1594 ईस्वी तक
अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में बीकाजी की टेकरी नामक लघु दुर्ग के स्थान पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों, राय सिंह अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवा रहा है और सन क्या मिल रहा है हमें 1589 से 1594 ईस्वी तक। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण जो राव बीका ने एक छोटा लघु दुर्ग बनवाया था जिसको बोला गया था बीकाजी की टेकरी, वहां पर ही इस दुर्ग का निर्माण करवाता है। दोस्तों, इसी दुर्ग के अंदर बाद में अनूप महल बनवाया गया था और यह अनूप महल बीकानेर के शासकों का राज तिलक स्थल था। इसी दुर्ग का उपनाम जूनागढ़ दुर्ग या जमीन का जेवर है। दोस्तों, यह एक धानवन्य श्रेणी का दुर्ग है। दोस्तों, दुर्गों की कई श्रेणियां बताई गई है, उसमें से ये किस श्रेणी का दुर्ग है? धानवन्य श्रेणी का। इसके बाद इसके मुख्य द्वार का नाम सूरजपोल है। दोस्तों, अलग अलग दुर्गों के मुख्य द्वार के नाम अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर दुर्ग के मुख्य द्वार का नाम सूरजपोल है। और दोस्तों, इसी मुख्य द्वार पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमा लगी हुई है। दोस्तों, आपको इसके बारे में एक तथ्य और याद रखना है कि जब 1567-68 में अकबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है और जब चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका होता है, तब अकबर उस साके के बाद वहां पर महाराजा भगवंत दास जो आमेर के थे, उनके कहने पर कत्ले आम आदेश जारी कराता है और उस कत्ले आम आदेश के बाद उसको आत्मग्लानि होती है अकबर को, और वह जो वहां पर साके में जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया केसरिया किया था जिन्होंने, उन दोनों की मूर्तियों को बाद में आगरा किले के बाहर लगवाता है। दोस्तों, ऐसी ही दो मूर्तियां राय सिंह अपने बीकानेर दुर्ग के बाहर भी बनवाता है। जो मूर्तियां अकबर ने आगरा दुर्ग के बाहर लगवाई थी, कालांतर में औरंगजेब द्वारा वो तुड़वा दी गई थी, लेकिन राय सिंह द्वारा जो लगवाई गई मूर्तियां बीकानेर दुर्ग के बाहर है, वो वर्तमान में भी मौजूद हैं। मुख्य द्वार पर राय सिंह प्रशस्ति भी लगी हुई है। दोस्तों, प्रशस्ति होती है किसी राजा की याद में प्रशंसा में कहे हुए शब्द, प्रशंसा में कहे हुए शब्द क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति। तो दोस्तों, राय सिंह प्रशस्ति कहाँ लगी हुई है? जूनागढ़ दुर्ग में, और इसी प्रशस्ति को जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहा जाता है। इस प्रशस्ति के लेखक जैन मुनि जैता है। दोस्तों, याद रखना है कौन है इस प्रशस्ति के लेखक? जैन मुनि जैता। दोस्तों, ये बीकानेर दुर्ग का मुख्य द्वार सूरजपोल है और इस पर गजारूढ़ मतलब हाथी के ऊपर मूर्तियां लगी हुई हैं जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की। दोस्तों, इनके दरबारी कवि किनके? राय सिंह के श्रीपति थे, जिन्होंने ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ लिखा है। और एक दरबारी कवि और थे जयसोम, जिन्होंने लिखा है कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम काव्यम। दोस्तों, इसी जयसोम ने कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम काव्यम में राय सिंह को राजेंद्र कहा है। इनकी मृत्यु दोस्तों 21 जनवरी 1612 को बुरहानपुर नामक स्थान पर दक्षिण भारत में हुई थी। दोस्तों, याद रखना इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? बुरहानपुर में, और ये बुरहानपुर कहाँ है? दक्षिण भारत में। यह आता है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।